नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 स्वप्रतिरक्षी रोग। 6 बच्चों में सबसे छोटा होने के कारण मार्क को दूसरों के साथ बने रहने के लिए कठोर होना पड़ा। वह एक स्वस्थ छोटा लड़का था जिसे गेंद खेलने और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हर चीज पसंद थी। वह कई खेलों में शामिल था, लेकिन फुटबॉल उसका हमेशा पसंदीदा खेल था। एक दिन जब मार्क 12 साल का था, वह फुटबॉल अभ्यास में आक्रामक तरीके से गेंद को दौड़ा रहा था, तभी उसे ऐंठन होने लगी। जल्द ही वह पेट में भयंकर दर्द के कारण दुगना हो गया। अगले कुछ दिनों में ऐंठन बढ़ती रही और दस्त और उल्टी भी होने लगी। जब मार्क पर किसी भी ओवर द काउंटर दवा का असर नहीं हुआ, तो उसके माता पिता उसे आपातकालीन कक्ष में ले गए, जहां उसे अपेंडिसाइटिस का पता चला। एक संक्षिप्त सर्जरी और रिकवरी के बाद मार्क को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह ज्यादा समय तक घर पर नहीं रहा। पेट में दर्द बढ़ने, खूनी दस्त और उल्टी की वजह से उसे 24 घंटे के भीतर अस्पताल लौटना पड़ा। ऑपरेशन से पहले की तुलना में मार्क अब ज्यादा बीमार था। छोटे लड़के को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि स्थानीय डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने मार्क को लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के बाल चिकित्सा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में भेजा। वहां डॉक्टरों ने उसे तुरंत बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई में रखा। उन्होंने अगले दिन एक कोलोनोस्कोपी की और उसकी छोटी आंत और बृहदांत्र की कई बायोप्सी ली। प्रक्रिया के दौरान वीडियो डिस्प्ले पर जो कुछ भी उसके माता पिता ने देखा, उसे देखकर वे हैरत में पड़ गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मार्क की आंत की पूरी परत एक पत्थर की सड़क की तरह दिख रही थी। लोमा लिंडा के चिकित्सकों ने मार्क को क्रोहन रोग नामक एक ऑटोइम्यून विकार के साथ साथ सी. डिफिसाइल नामक एक द्वितीयक जीवाणु संक्रमण होने का निदान किया। मार्क वासिनास्केड। उनकी शारीरिक असुविधा, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, एंटीबायो चिकित्सकों ने तुरंत 200 मिलीग्राम सुंदरनिसोन निर्धारित किया और एक बहस ने प्रेडसुंजियन के नारकोटिक दर्द दवा इंजी की भीख मांगी, और एक दैनिक बहस शुरू हुई कि क्या उन्हें अगले कुछ हफ्तों में एक बड़ा निकालना चाहिए। लेकिन उन्होंने इंतजार करने और मार्क की प्रगति देखने का विकल्प चुना। मार्क की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ और दोबारा कोलोनोस्कोपी से पता चला कि संक्रमण ठीक हो गया है। इससे संक्रमण की सामान्य अल्सरेटिव उपस्थिति और भी स्पष्ट हो गई। डॉक्टरों ने माता पिता से मुलाकात की और उन्हें बताया कि यह एक लाइलाज ऑटोइम्यून बीमारी है। उन्होंने बताया कि किसी कारण से मार्क की प्रतिरक्षा प्रणाली ने उसकी अपनी आंतों पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे बहुत ज्यादा सूजन और विनाश हुआ। चिकित्सकों की टीम मार्क को इमुरान नामक कीमोथेरेपीटिक दवा देना चाहती थी, भले ही वह अभी भी प्रेडनिसोन और नारकोटिक दर्द निवारक दवाओं की बहुत ज्यादा खुराक ले रहा था। मार्क ने इमुरान लेना शुरू किया और अस्पताल में कुल 6 सप्ताह रहने के बाद वह ठीक हो गया। इस बात से सहमत होते हुए लड़का अस्पताल से छुट्टी पाकर बहुत खुश था। फिर से उसका घर पर रहना कुछ ही समय के लिए था, और एक सप्ताह के भीतर मार्क को पेट में इतना दर्द होने लगा कि उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चिकित्सक आमतौर पर ऑटोइम्यून बीमारियों के रोगियों का इलाज ऐसी दवाओं से करते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती हैं। चूंकि शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली उस पर हमला कर रही है, इसलिए इसकी गतिविधि को आक्रामक तरीके से दबाना तर्कसंगत है। लेकिन इन शक्तिशाली दवाओं के प्रमुख दुष्प्रभावों में से एक ये है कि वे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा को भी खत्म कर देते हैं। मार्क की क्रोहन बीमारी आखिरकार नियंत्रण में आ रही थी, लेकिन उसकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली ने उसे सभी प्रकार के संक्रमणों के प्रति संवेदनशील बना दिया। सर्दी एक गंभीर निमोनिया में बदल जाती थी,
और सामान्य फ्लू उसे हफ्तों तक बीमार कर देता था। वास्तव में फुटबॉल के मैदान पर अपने शुरुआती हमले के बाद पहले वर्ष के दौरान मार्क को गंभीर संक्रमणों के परिणामस्वरूप 7 बार भर्ती होना पड़ा। ये लगभग उसी समय था जब मैं उस युवा लड़के के साथ जुड़ा था। सैन डिएगो में एक मीटिंग में बोलने के बाद मार्क के पिता ने मुझसे चिकित्सा सलाह मांगी और पूछा कि मैं क्या सलाह दूंगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं मार्क को अंगूर के बीज के अर्क और कॉक10 की उच्च खुराक के साथ एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और खनिज टैबलेट दूंगा। मैंने उसके माता पिता को ये भी प्रोत्साहित किया कि वे सुनिश्चित करें कि उसे अपने आहार में आवश्यक फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा मिल रही है या अलसी के तेल या मछली के तेल के साथ पूरक करें। ये सभी मार्क की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली को फिर से सक्रिय करेंगे। मार्क की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन वह अभी भी पेट दर्द और दवाओं के साइड इफेक्ट से जूझ रहा था। धीरे धीरे उसके डॉक्टरों ने उसे प्रेडनिसोन से दूर कर दिया, लेकिन इमरान नहीं। मार्क की मां और पिताजी ने मुझसे फिर से सलाह ली और मैंने सिफारिश की कि वे एक निजी बाल चिकित्सा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से दूसरी राय लें, ये देखने के बाद कि मार्क कितना अच्छा था। निजी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने महसूस किया कि मार्क को सभी दवाओं से दूर करने की कोशिश करना उचित होगा, जिसमें दर्द की दवा और इम्यूरन भी शामिल है। उसे धीरे धीरे इम्यूरन से दूर किया गया और एक मनोवैज्ञानिक की मदद से, जिसने मार्क को कुछ आराम तकनीकें सिखाईं, वह आखिरकार सभी दर्द की दवाएं लेना बंद करने में सक्षम हो गया। आखिरकार मार्क दवा मुक्त हो गया और पहले से बेहतर महसूस करने लगा। उस दिन से जब उसका पहला अटैक आया था, मार्क अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और सामान्य आहार ले रहा है। मुझे हाल ही में फिर से सक्रिय 15 वर्षीय लड़के को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने और उसके माता पिता ने कितना भयावह और दर्दनाक अनुभव सहा। एक ऐसी बीमारी जो कई लोगों के लिए बहुत कम उम्मीद जगाती है, मार्क के लिए प्रबंधनीय है। वह अब 2.5 साल से अधिक समय से अपने क्रोहन रोग के प्रकोप के बिना दर्द से मुक्त है। कहने की जरूरत नहीं है कि हम सभी मार्क के भविष्य के बारे में आशावादी हैं। सवाल यह है कि मार्क की प्रतिरक्षा प्रणाली उस पर इस तरह से कैसे हमला कर सकती है। क्या हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? आइए सबसे पहले ये देखें कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे काम करना चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा महान रक्षक। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें वायरस, बैक्टीरिया, कवक, विदेशी प्रोटीन और असामान्य कैंसर कोशिकाओं से बचाती है। ये कई अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं का एक जटिल परस्पर क्रिया है। हालांकि इस पुस्तक का दायरा मुझे प्रतिरक्षा प्रणाली के जटिल कामकाज के बारे में अधिक विस्तार से बताने की अनुमति नहीं देता है, फिर भी मेरा मानना है कि आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि बुनियादी खिलाड़ी कौन है। यहाँ प्रत्येक का संक्षिप्त कार्य विवरण दिया गया है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में विभिन्न भूमिकाएं। मैक्रोफेज या फागोसाइट्स पैकमैन जैसी श्वेत कोशिकाएं हैं जो रक्षा की पहली पंक्ति हैं। वे किसी भी विदेशी आक्रमणकारी वायरस, बैक्टीरिया पर तेजी से हमला कर सकते हैं और वास्तव में उसे निगल सकते हैं। लेकिन कभी कभी मैक्रोफेज को यकीन नहीं होता कि उन्होंने खुद को किसी विदेशी आक्रमणकारी से जोड़ा है या नहीं। वे निश्चित रूप से शरीर का हिस्सा होने वाली किसी चीज को नष्ट नहीं करना चाहते, जैसा कि मार्क के मामले में हुआ। ये तब होता है जब वे टी हेल्पर कोशिकाओं से मदद मांगते हैं। सेल कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत कोशिकाओं के समूह से होती हैं। एक टी हेल्पर कॉन्फ आता है और मैक्रोफेज से जुड़ जाता है और ये कण मैक्रोफेज के दादा में दोस्त है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए बिलो करते हैं। ये हेल्पर सेल निर्धारित करता है कि यह एक ईथर में है। ये साइटोकोन्स नामक मोसेंट हार्मोन बनाएगा जो भड़काऊ प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को इटली को उच्च गियर में लाने के लिए प्रेरित करता है। ये भी कोशिकाओं को उत्तेजित करता है और प्रतिक्रिया में आने के लिए अधिक मैक्रोफेज और एक हेल्पर क्रिल्स को आकर्षित करता है।
8 कॉल में एंजाइम के साथ घुसपैठिए को मारने की क्षमता होती है जो ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करके उसे नष्ट कर देते हैं। कुछ भी कोशिकाएं इन घुसपैठियों के खिलाफ लिम्फ नोड्स मोसेट एंटीबॉडी में वापस आ जाएंगी। अगर यह घुसपैठिया फिर कभी दिखाई देता है तो इन एंटीबॉडी की वजह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसके लिए तैयार है। प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकती हैं। वे संक्रमित कोशिकाओं को विषाक्त पदार्थों और विनाशकारी एंजाइमों से भर देते हैं जो सभी बाहरी आक्रमणकारियों या असामान्य रूप से बढ़ने वाली कोशिकाओं जैसे कि कैंसर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देते हैं। टी सप्रेसर कॉल दंगा पुलिस हैं जो विदेशी आक्रमणकारी के नष्ट हो जाने के बाद आती हैं और इस जबरदस्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को शांत करने की कोशिश करती हैं। वे संपार्श्विक क्षति के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है तो आसपास के सामान्य ऊतकों को भारी नुकसान हो सकता है। यही वह चीज है जो भड़काऊ प्रतिक्रिया को इतना खतरनाक बनाती है। हालांकि संभावित संक्रामक घुसपैठियों को नियंत्रित करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अगर भड़काऊ प्रतिक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आप पहले ही जान चुके हैं कि पोषण संबंधी पूरक शरीर की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय में आप ये भी महसूस करना शुरू करेंगे कि ये वही पोषण संबंधी पूरक हमारे शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर कार्ल-हेंस श्मिट ने कहा, मेजबान रक्षा प्रणाली का इष्टतम कार्य एंटीऑक्सीडेंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति पर निर्भर करता है। ये केवल सामान्य समझ में आता है कि यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें भगवान के इरादे के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होने जा रही है तो हमें सभी पोषक तत्वों को इष्टतम स्तरों पर मौजूद रखने की आवश्यकता है। पोषक तत्व और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। आइए फिर से चिकित्सा साहित्य की जांच करें और देखें कि इनमें से प्रत्येक पोषक तत्व वास्तव में हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। विटामिन ई। विटामिन प्रीटे में कमी वाले मैक्रोफेज लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मुक्त डी के इस उत्पादन का उपयोग करता है, विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में नहीं रहता है। ये ऑक्सीडेटिव तनाव के अच्छे पक्ष के रूप में कार्य करता है जब तक ये क्रियोरोस के तहत रहता है। ये थाइमस को कॉलिन करने के लिए एक के विभेदन को भी प्रभावित करता है। इससे टी हेल्पर से टी सप्रेसर कोशिकाओं में असंतुलन होता है। टी सप्रेसर कोशिकाओं का प्री प्रोडक्शन मुख्य कारणों में से एक है जिससे सूचनात्मक प्रतिक्रिया नियंत्रण से बाहर हो सकती है। याद रखें कि टी सप्रेसर सेल दंगा पुलिस हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ठंडा करने और संपार्श्विक क्षति को सीमित करने के लिए आवश्यक है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि खराब टी सप्रेसर सेल फंक्शन ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया के केंद्र में है। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन ई के साथ पूरकता हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में इन कमियों को ठीक करती है और संक्रमण को दूर करने में मदद करती है। नैदानिक अध्ययनों ने ये भी प्रदर्शित किया है कि विटामिन ई पूरकता का प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला प्रभाव बुजुर्गों और उन व्यक्तियों में और भी अधिक था जिन्हें कुपोषण सिंड्रोम था। उदाहरण के लिए मां की बीमारी में छोटी आंत और बृहदांत्र दोनों शामिल थे, जिसने अनिवार्य रूप से इन पोषक तत्वों का कुपोषण पैदा किया। विटामिन ई पूरकता कोर्टिसोल के प्रतिरक्षा दमनकारी प्रभावों से भी रक्षा कर सकती है जो तनाव प्रतिक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में जारी होती है। कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड की एक प्रसिद्ध विशेषता यह है कि वे प्रतिरक्षा प्रणाली की भड़काऊ प्रतिक्रिया द्वारा बनाए गए संभावित नुकसान से आसपास के सामान्य ऊतकों की रक्षा करने में सक्षम हैं। कैरोटीनॉइड के पूरक से टी हेल्पर कोशिकाओं और प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाओं की संख्या और प्रभावशीलता बढ़ सकती है, जो, जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं, कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ हमारी रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की ट्यूमर निगरानी में काफी सुधार करता है। विटामिन सी।
डॉक्टर लिनस पॉलिंग ने सभी को पूरक विटामिन सी के महत्व और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने की इसकी क्षमता के बारे में जागरूक करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। हालांकि हम अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या विटामिन सी की बड़ी खुराक आम सर्दी के लिए मददगार है। प्रतिरक्षा प्रणाली पर इसके बढ़ते प्रभाव काफी अच्छी तरह से स्थापित हैं। विटामिन सी मैक्रोफेज के कार्य को बेहतर बनाने के लिए दिखाया गया है। ये जीवाणु संक्रमण के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति में काफी सुधार करता है। विटामिन सी की अच्छी खुराक रोजाना लेना समझदारी है, न कि बहुत ज्यादा खुराक लेना। जब 1 ग्राम विटामिन सी की खुराक 2 महीने से ज्यादा समय तक रोजाना 1 ग्राम विटामिन सी लेने से प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य पहलुओं में वृद्धि देखी गई है। विटामिन सी में विटामिन ई की खुराक लेने और प्लाज्मा में अत्यधिक मुक्त वास्तविक स्नान को संभालने की क्षमता भी होती है। ये दोनों गुण प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विटामिन की मात्रा को और बढ़ाते हैं। ग्लूटेथियोन ग्लूटाथियोन एन-एसिटाइल एल-सिस्टीन, सेलेनियम, नियासिन और विटामिन बी2 के अग्रदूतों के साथ पूरकता ने समग्र प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है। यहाँ तक कि एचआईवी संक्रमण वाले रोगियों ने भी इस सकारात्मक प्रभाव का अनुभव किया है। कोएंजाइम Q10 जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, CoQ10 का स्तर कम होता जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की भट्टी ऑक्सीडेटिव क्षति के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के इष्टतम कार्य के लिए CoQ10 महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन में इसकी प्रमुख भूमिका है। CoQ10 के पूरक से इन समस्याओं को दूर करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद मिली है। जस्ता हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लगभग हर पहलू को जिंक की जरूरत होती है। इसकी कमी से वास्तव में प्रतिरक्षा तंत्र के कई हिस्से दब जाते हैं। लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है, कई श्वेत कोशिकाओं का कार्य गंभीर रूप से कम हो जाता है और थाइमिक हार्मोन का स्तर, जो प्रतिरक्षा तंत्र का एक मजबूत उत्तेजक है, गिर जाता है। बहुत से लोग सर्दी लगने पर जिंक लोजेंजेस का सहारा लेते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि हर 2 घंटे में ये लोजेंजेस लेने से सर्दी की अवधि कई दिनों तक कम हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जिंक न केवल प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है बल्कि वायरस की प्रतिकृति को भी रोकता है। लेकिन यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जिंक की उच्च खुराक लेता है, तो यह वास्तव में प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा सकता है। मैं सर्दी के साथ जिंक या विटामिन सी की उच्च खुराक के अल्पकालिक उपयोग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि लगातार पूरक के रूप में इन पोषक तत्वों की इष्टतम खुराक का दीर्घकालिक उपयोग एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बेहतर है। जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के सभी अंग अपनी चरम क्षमता पर काम कर रहे होते हैं, तो हमारा समग्र स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से लाभान्वित होता है। बच्चे 6 महीने के भीतर पोषण संबंधी पूरकता के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं। उम्र बढ़ने से आमतौर पर हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में कमी आती है, जिससे संक्रमण की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ जाती है। वास्तव में संक्रमण, विशेष रूप से श्वसन पथ के बुजुर्गों में मृत्यु का चौथा सबसे आम कारण है। ब्रिटिश लैंसेट ने हाल ही में एक अध्ययन की रिपोर्ट की जिसमें बुजुर्ग रोगियों को या तो पोषण संबंधी पूरक या प्लेसबो का इष्टतम स्तर दिया गया था। जिन रोगियों को पोषण संबंधी पूरक मिले, उनकी समग्र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय सुधार हुआ और प्लेसबो प्राप्त करने वालों की तुलना में कम और कम गंभीर संक्रमण का सामना करना पड़ा। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए पूरक का कम से कम 1 वर्ष लगा, लेकिन अंत में लाभ नाटकीय थे। यह अध्ययन कई अन्य लोगों के साथ इस तथ्य की पुष्टि करता है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इन सूक्ष्म पोषक तत्वों पर अत्यधिक निर्भर है, जैसा कि हमारी एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली है। भड़काऊ प्रतिक्रिया। आपने इस पुस्तक में देखा है कि सूजन एक गंभीर दुश्मन है। आप समझते हैं कि हृदय रोग वास्तव में एक सूजन संबंधी बीमारी है, न कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी।
मार्क की विनाशकारी समस्याएं आंत की सूजन के परिणाम थे। अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे कि हम में से लाखों लोग अपने जोड़ों में बढ़ती सूजन के कारण गठिया विकसित कर रहे हैं, और अस्थमा का मूल कारण अनिवार्य रूप से सूजन है। सीधे शब्दों में कहें तो हम में से ज्यादातर लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा सूजन होती है। हमें इस अत्यधिक सूजन को वापस संतुलन में लाने की जरूरत है, और पोषण संबंधी पूरक आहार इसकी कुंजी है। भड़काऊ प्रतिक्रिया प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जुड़ी घटनाओं की एक जटिल श्रृंखला का परिणाम है, जो भारी मात्रा में मुक्त कणों, कास्टिक एंजाइमों और भड़काऊ साइटोकिन्स को छोड़ती है। हमने बुनियादी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को देखा है, लेकिन अब हमें ये देखने की जरूरत है कि इन साइटोकिन्स द्वारा बनाई गई दीर्घकालिक भड़काऊ जीर्ण सूजन प्रतिक्रिया को कैसे संभाला जाए। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय हैं। वे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। वे भड़काऊ प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, और वे हमारे एंटीऑक्सीडेंट बचाव का निर्माण करते हैं, जो बदले में हमारे सामान्य कोशिकाओं को सूजन के विनाश से बचाता है। इस भड़काऊ प्रतिक्रिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, हमारे शरीर की प्राकृतिक विरोधी भड़काऊ प्रणाली। ये सही है। क्या ये कभी आपके दिमाग में आया है जब आप एडविल की बोतल के लिए हाथ बढ़ाते हैं, कि आपका बिस्तर अपने स्वयं के विरोधी भड़काऊ उत्पादों को पोक करता है? आइए देखें कि वे उत्पाद क्या हैं। आवश्यक फैटी एसिड। सभी वसा खराब नहीं होते। वास्तव में एक आवश्यक वसा सिर्फ शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर इन वसाओं का निर्माण नहीं कर सकता है, और इसलिए उन्हें भोजन से प्राप्त करना चाहिए। शरीर स्वस्थ कोशिका झिल्ली के उत्पादन के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन नामक कुछ हार्मोन के उत्पादन के लिए वसा का उपयोग करता है। दो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, जिन्हें अल्फा लिनोलेइक एसिड कहा जाता है, और ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिन्हें केवल लिनोलिक एसिड कहा जाता है। हमारा शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में बदल देता है, जो मुख्य रूप से सूजनरोधी होते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाते हैं, जो मुख्य रूप से सूजनरोधी होते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड के आहार सेवन का आमतौर पर स्वीकृत इष्टतम अनुपात 4:1 है। इसका मतलब है कि हमें ओमेगा 3 की तुलना में 4 गुना ज्यादा ओमेगा 6 लेना चाहिए। ओमेगा 6 फैटी एसिड पश्चिमी आहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे मांस, डेयरी उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वनस्पति तेलों जैसे कि अलसी, कैनोला, कद्दू और सोयाबीन तेल से मिलते हैं। ये वसा ठंडे पानी की मछलियों जैसे कि मैकेरल, सार्डिन, सैल्मन और टूना में भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, औसत अमेरिकी ओमेगा 3 की तुलना में कुछ ज्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड का सेवन करता है, वास्तव में बहुत ज्यादा। औसतन हम अपने आहार में इन वसाओं का 20:1 या 40:1 का अनुपात लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा शरीर सूजन रोधी उत्पादों की तुलना में काफी अधिक सूजन रोधी उत्पाद बनाता है। हमारे शरीर में सूजन बहुत अधिक होती है। इन आवश्यक फैटी एसिड के सेवन में असंतुलन हमारे शरीर में इन हार्मोनों के उत्पादन में असंतुलन का मुख्य कारण है। यही कारण है कि औद्योगिक दुनिया में कई व्यक्तियों को इनको वापस संतुलन में लाने के प्रयास में पूरक के रूप में अलसी का तेल और मछली का तेल लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ एक और अज्ञात तथ्य है, आवश्यक वसा में वास्तव में हमारे कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हमारे एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने की क्षमता भी होती है। इसका मतलब है कि सभी वसा समान नहीं बनाए जाते हैं। मैं न केवल अपने रोगियों को संतृप्त वसा के 2 प्रयासों को पूरा करने के लिए 2 प्रयासों को पूरा करना चाहिए। जब आप इन 2 प्रयासों को जोड़ते हैं तो शरीर में सूजन आसानी से नियंत्रण में आ जाती है और आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है। प्रूवल अध्ययनों से पता चला है कि गठिया,
ल्यूपस, हृदय रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और लगभग किसी भी बीमारी से पीड़ित रोगियों में जब वे इन आवश्यक वसा का सेवन करते हैं तो उनमें महत्वपूर्ण नैदानिक ट्रिप्रोलिटेफेंट्स होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने या आपके स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है, यदि आप पहले से ही इसे खो चुके हैं। हमने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं और इसके काम करने के तरीके पर गौर किया है। हमने इस समस्या पर भी गौर किया है कि जब ये सामान्य भड़काऊ प्रतिक्रिया आगे बढ़ जाती है तो क्या होता है। लेकिन अब हमें सबसे खराब परिदृश्य पर गौर करने की जरूरत है। क्या होता है जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली विद्रोह करती है और वास्तव में हमारे अपने शरीर पर हमला करना शुरू कर देती है। स्वप्रतिरक्षी रोग। आपने कहावत सुनी होगी, किसी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। ये बात प्रतिरक्षा प्रणाली के मामले में सबसे ज्यादा सच है। कई चिकित्सकों का मानना है कि हर बीमारी मूल रूप से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के टूटने का नतीजा होती है। लेकिन ऑटोइम्यून बीमारी के विचित्र मामले में प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तव में सामान्य कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करके खुद ही शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगर यह जोड़ों की जगह पर हमला करती है तो हम इसे रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। अगर यह हमारी आंतों पर हमला करती है तो हम इसे क्रोहन रोग या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अगर यह हमारी नसों के माइलिन म्यान पर हमला करती है तो हम इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। और जब यह हमारे शरीर के संयोजी ऊतक पर हमला करती है तो हम इसे ल्यूपस या स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। ऐसा क्यों और कैसे होता है? मैंने मेडिकल स्कूल में सीखा था कि ऑटोइम्यून बीमारियां अतिसक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली का परिणाम थी जो गैर स्वयं के बजाय स्वयं पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन मुझे ये बात ज्यादा समझ में आई कि ऑटोइम्यून बीमारी के मामले में प्रतिरक्षा प्रणाली अतिसक्रिय होने के बजाय भ्रमित हो गई थी और अब बाहरी आक्रमणकारियों के बजाय शरीर पर हमला कर रही थी, जैसा कि इसे करने के लिए डिजाइन किया गया था। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित ऑटोइम्यून बीमारियों पर एक हालिया समीक्षा लेख में लेखकों ने बताया कि कोई भी वास्तव में निश्चित रूप से नहीं जानता कि प्रतिरक्षा प्रणाली सचमुच स्वयं पर क्यों सक्रिय होती है। लेकिन कई शोधकर्ता न केवल यह मानते हैं कि ऑक्सीडेटिव तनाव ही बीमारी का मूल कारण है, बल्कि यह भी कि यह बीमारी होने का मुख्य कारण है। ऑटोइम्यून बीमारी, लेकिन ये भी हो सकता है कि हर कोई प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करे। अपराधी हो सकता है जो हमारे कारण बनता है। कई अध्ययनों ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि ऑटोइम्यून बीमारियों का मूल कारण ऑक्सीडेटिव तनाव है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का स्तर काफी कम हो गया है। कम एंटीऑक्सीडेंट स्तर भी इन रोगियों में ऑक्सीडेटिव तनाव के संकेतक के रूप में दिखाया गया है, खासकर इन बीमारियों के भड़कने की अवधि के दौरान। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट इन ऑटोइम्यून बीमारियों वाले रोगियों के लिए आदर्श होगा। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट न केवल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली को अनुकूलित कर सकते हैं, बल्कि वे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ा सकते हैं और भड़काऊ प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वे ऑक्सीडेटिव तनाव को वापस नियंत्रण में लाने और इस पूरे दुष्चक्र को दरकिनार करने में मदद कर सकते हैं। मैट की कहानी। मैट शिकागो क्षेत्र में एक सफल वकील हैं, जिसका मूल रूप से मतलब है कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है, साथ ही अपनी पत्नी और परिवार की प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए भी उतनी ही मेहनत की है। उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है, इसलिए उन्होंने 1996 की शरद ऋतु तक इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैट एक शादी में शामिल होने गया था, तभी उसे पेट में कुछ तकलीफ महसूस होने लगी। शादी से 2 हफ्ते पहले वह बहुत व्यस्त था, इसलिए उसे लगा कि उसे फ्लू हो गया है। 1 या 2 दिन बाद उससे लगा कि उसे मैक ट्रक ने टक्कर मार दी है। जैसा कि उसने कहा, वह शरीर में दर्द के कारण बहुत थका हुआ था। जब उसके लक्षण बिगड़ गए तो मैट ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया।
इस समय तक उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। राहत पाने के लिए उसने डॉक्टर से दर्द का कारण बनने वाली किसी भी चीज को निकालने के लिए कहा। उसने सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और कई रक्त परीक्षणों सहित सभी तरह के परीक्षण करवाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई निदान स्पष्ट नहीं हुआ तो मैट को कितना झटका लगा होगा। उसे केवल एक दर्द निवारक दवा देकर घर भेज दिया गया। मैट हाल ही में पोषण संबंधी पूरक आहार के बारे में पढ़ रहा था और उसने एक आक्रामक पूरक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। वह अभी भी दुखी महसूस करता था। उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस होता था और वह बहुत थका हुआ रहता था। आखिरकार उसने एक विशेषज्ञ को दिखाया जिसने उसे रक्त परीक्षण करने का आदेश दिया। सामान्य 1:40 या उससे कम है। उनके विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि उन्हें सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, या जिसे ज्यादातर लोग बस ल्यूपस कहते हैं। एमएए एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया का सूचक था जो बेकाबू हो गई थी। एएनए प्रणाली वास्तव में थी और उसने अपने शरीर के 350 मिलीग्राम सप्लीमेंट्स और उसके एंटीऑक्सीडेंट्स और खनिजों के साथ अंगूर के बीज के अर्क का गीत लेना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे बेहतर हो गया और उससे कम दर्द की दवा की आवश्यकता थी, भले ही उसे अभी भी दर्द के बीच बीच में टैंट के दौरे पड़ते थे। ये प्रक्रिया लंबी और कठिन थी क्योंकि मैट ने थकान और फ्लू जैसे लक्षणों से लड़ना जारी रखा। जनवरी तक मैट को काफी बेहतर महसूस होने लगा था और वह 10 घंटे काम करके खोए हुए समय की भरपाई करने में सक्षम था। वह रोमांचित था क्योंकि वह लगभग 4 महीनों से बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया था। अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे पाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैट को यकीन नहीं था कि वह फिर कभी संभव हो पाएगा। जब वह कई महीनों बाद फॉलो अप के लिए वापस गया तो उसके विशेषज्ञ ने उसे कुछ कीमोथेरेपीटिक दवाएं देना शुरू कर दिया, जो ल्यूपस के लिए एक मानक उपचार है। कहने की जरूरत नहीं है, मैट ने जोर देकर कहा कि वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और उसे कोई समस्या नहीं थी। जब उसके विशेषज्ञ ने उसकी दोहराई गई आना रिपोर्ट देखी तो वह दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। मैट, तुम्हारा आना क्रैश हो गया है, उसने कहा। अभी सिर्फ 1:40 है और यह सामान्य है। उसने मैट को बधाई दी और उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई लेता रहे। जब मैट ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं ले रहा है, तो विशेषज्ञ ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इसे जारी रखो। मैट का स्वास्थ्य अब भी अच्छा है। वह पिछले 5 सालों से बीमार नहीं पड़ा है और उसके एएनए परीक्षण नकारात्मक रहे हैं। वास्तव में वह दावा करता है कि ल्यूपस होने से पहले की तुलना में अब वह बेहतर महसूस करता है। हालांकि उसे पता है कि यह सच नहीं है, मैट को अब ऐसा नहीं लगता कि उसे ल्यूपस है। इसके लक्षण वापस आ सकते हैं और नहीं भी। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन एक बात पक्की है, मैट फिर कभी अपने स्वास्थ्य को हल्के में नहीं लेगा। मैट की कहानी में महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उसने अपनी बीमारी के शुरुआती दौर में ही इस आक्रामक पोषण पूरक कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। मैंने कई नैदानिक कहानियां प्रस्तुत की हैं जिनमें मरीज वास्तव में अपनी बीमारी के काफी हद तक बढ़ जाने के बाद भी अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में सक्षम। मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग बीमार होने से पहले ही अपने आहार में पूरक आहार लेना शुरू कर देंगे और फिर जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी है, वे अनुकूलनकर्ताओं के साथ अधिक आक्रामक हो जाएंगे। पूरक कार्यक्रम नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये केवल मदद कर सकता है। पूरक आहार शुरू करने के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 17 देखें।